तो चलो बच्चे, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ज्योग्राफी का मूल बेस। आज बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ज्योग्राफी में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं। ज्योग्राफी के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ज्योग्राफी दो शब्दों के मेल से बना है। फर्स्ट कहलाता है जियो और दूसरा कहलाता है हमारा ग्राफी। याद रखेंगे, जियो का मतलब होता है दी अर्थ, मतलब क्या होता है जी, पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है, बोलो, वर्णन करना। ग्राफी का मतलब, जियो को हम पृथ्वी अर्थात दी अर्थ के नाम से जानते हैं और ग्राफी को हम कहते हैं डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब। इसका मतलब हुआ द सब्जेक्ट इन विच वी डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। वह विषय जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उस विषय को हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं। भूगोल दो शब्दों के मेल से बना है, भू प्लस गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल माने गोल। जिस गोल पृथ्वी का अध्ययन किसी विषय के अंतर्गत हम करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। तो भूगोल किससे कहते हैं ये समझ में आ गया। अब भूगोल के बारे में मैंने बताया था बच्चे कि भूगोल का पिता हम किसे कहते हैं, हिकेटियस को कहेंगे। किसे कहेंगे बच्चों, हिकेटियस। हिकेटियस महोदय एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल के बारे में सबसे पहले बताया। पृथ्वी के बारे में बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, हिकेटियस। इसीलिए हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन भूगोल को माने पृथ्वी का एक अलग विषय के रूप में संपूर्ण अध्ययन करने वाला, एक पुस्तक देने वाला जो व्यक्ति था वह था इरेटोस्थनीज। कौन थे जी, इरेटोस्थनीज। इसलिए इरेटोस्थनीज ने एक पुस्तक ही लिख दिया जिस पुस्तक का नाम क्या था, ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया पुस्तक लिखने वाला, ज्योग्राफी को अलग विषय के रूप में लिखने वाला कोई व्यक्ति था, तो वह कौन था, इरेटोस्थनीज। इसलिए वास्तविक भूगोल का पिता हम किसे कहते हैं, या भूगोल का वास्तविक पिता अगर कहा जाए कि भूगोल का वास्तविक पिता कौन है, तब हम क्या बोलेंगे, इरेटोस्थनीज। लेकिन भूगोल का पिता कौन है पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे। हिस्ट्री में मैंने तुम्हें बताया था जैसे सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल की चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सबसे पहले सौरमंडल का चर्चा किया, लेकिन उसने गलत ही चर्चा किया। उसने कहा था कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है। भले गलत चर्चा किया, लेकिन सौरमंडल की बातें बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था, कोपरनिकस। लेकिन उसी को सुधार करते हुए और एक व्यक्ति हुआ जिसने बताया कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र नहीं है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी के साथ साथ सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वह व्यक्ति कौन था, केपलर। हिस्ट्री में मैंने जैसे दो बताया था उसी पर ज्योग्राफी में याद रखेंगे कि भूगोल से संबंधित बातें करने वाला, पृथ्वी से संबंधित बातें करने वाला कोई व्यक्ति था विषय के रूप में, तो वह कौन था। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का हम पिता कहते हैं। और भूगोल ज्योग्राफिया अलग पुस्तक के रूप में लिखने वाला कोई व्यक्ति था तो कौन था, इरेटोस्थनीज। इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का वास्तविक पिता कहते हैं। क्लियर है ये। अब हम अध्ययन कर रहे हैं पृथ्वी के बारे में, तो थोड़ा अब यहां से समझते चलो बच्चे। जिस पृथ्वी का अध्ययन किसी विषय के अंतर्गत हम करते हैं उसे हम भूगोल कहते हैं। इतना तो पता चल गया। अब हमने बताया था कि भू मतलब होता है पृथ्वी। अगर इस पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है, तो इस गोल पृथ्वी के बारे में जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चे, इसमें जानेंगे हम कि यह गोल को जब हम आधा कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, गोल अर्ध माने गोलार्ध के नाम से जानते हैं। यह हमारी पृथ्वी है बच्चे। इस पृथ्वी के ठीक बीचों बीच हमने एक यहाँ रेखा खींच दिया। वह काल्पनिक रेखा खींचा तो पृथ्वी हमारी दो हिस्सों में बट गई। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब हम पढ़ेंगे कौन सी रेखा इसको दो हिस्से में बांटती है, जो उत्तरी और दक्षिणी में। तो वह रेखा होती है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा बच्चे, विषुवत रेखा के नाम से इसे जानते हैं। यही नहीं, यह जो रेखा है पूरे पृथ्वी के बीचों बीच जा रही है, यानी जी तो पृथ्वी को कहते हैं हम लोग भू। पृथ्वी को क्या कहते हैं, भू।
और इस भू के मध्य में देख रहे हो जो रेखा गुजरेगी उसे हम कौन सी रेखा कहेंगे? अर्थात भूमध्य रेखा कौन है? जो पृथ्वी के पूरे बीचों बीच मध्य से गुजरती है उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? इसे दूसरा नाम क्या दिए हैं हम लोग? अब हम इसी को यदि हम कहते हैं कि और किस नाम से जानते हैं तो थोड़ा अब समझो बच्चे। ये हमारी पृथ्वी का अध्ययन अगर करना हो तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम पृथ्वी को कई रेखाएं खींचते हैं। तो यह हमारा दिशा थोड़ा सा जान लोगे किसी भी कॉपी में ऊपर की दिशा को हम कहते हैं उत्तरी दिशा और नीचे को कहते हैं दक्षिण, दाएं तरफ को कहते हैं पूरब और बाएं तरफ को कहते हैं पश्चिम। खूब ठीक से समझते जाना। तो वह रेखा जो पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, देख रहे हैं ना, ये पश्चिम से पूरब की ओर ये रेखा हमने खींच दिया बच्चे। उसी तरीके से हम और भी रेखा यहाँ खींचेंगे। जैसे मान लो फिर पश्चिम से पूरब कोई रेखा खींच दिए, यहाँ पश्चिम से पूरब रेखा खींच दिए। अगर हम कई रेखाएं इसमें खींचते जाते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ, तो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? अक्षांश रेखा। तो इस तरीके से जब हम पृथ्वी पर जो पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखा खींचते हैं तो वह अक्षांश रेखा जो ठीक बीचों बीच खींची जाती है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। कितना डिग्री? 0 डिग्री अक्षांश। तो विषुवत रेखा को कौन सा अक्षांश कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। भूमध्य रेखा को कौन सा अक्षांश कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। इतना समझ गए? अब 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे जब रेखा खींचने लगेंगे बच्चे तो देखो इस तरीके से 90 रेखा ऊपर खींचते हैं हम लोग और 90 रेखा नीचे खींचते हैं। कुल मिलाकर 90 और 90 मिलाकर कितना हो गए? 180 रेखाएं जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो 180 अक्षांश रेखा की संख्या मैं पूछूंगा कितनी है तो क्या बोलेंगे? 180। फिर से बोलो, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? क्लियर है ये? मैं कहूंगा पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? या पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भी क्या कहेंगे? क्लियर है इतना? वह अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को ठीक 2 हिस्से में बांटती है उसे कौन सा अक्षांश कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। कौन सी रेखा कहते हैं? या दूसरा क्या कहते हैं? इतना समझ में आ गया बच्चे? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश समझ गए। अब यहाँ से जो पहली रेखा खींची जाती है उसको 1, अगले को 2, अगले को 3, ऐसे करके हम जाएंगे बच्चे। तो ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो रेखा हम खींचते हैं इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे बच्चे? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, यहाँ पे देखो ये भी कितना है? 23.5 डिग्री ये दक्षिण है और ये 23.5 डिग्री क्या है? उत्तर है। तो उत्तर की ओर जो रेखा खींचेंगे हम लोग 23.5 डिग्री, तो उससे हम कहते हैं कौन सी रेखा? और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो रेखा खींचेंगे उससे हम कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा बच्चे? मकर रेखा। पूछूंगा तो भूलोगे नहीं ना तुम लोग? अब हम भारत का नक्शा बनाते हैं बच्चे जब, तो भारत का नक्शा हमारा यहाँ ऐसे बनता है। देखो ये हमारा भारत हो गया। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि बोलो भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन में दिया रहेगा कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। क्या टिक मारेंगे? भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? क्लियर है इतना बच्चे? ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 9th क्लास में पढ़े होगे और नहीं तो फिर आगे चल के फिर पढ़ना है। तो इस प्रकार ये अक्षांश रेखा क्या है समझ में आ गया बच्चे? अब हम इसी पृथ्वी पर ध्यान से समझेंगे बच्चे। पूरब से पश्चिम को खींचे थे तो उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम रेखा खींचेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर। कहां से कहां तक? उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर। लेकिन इस रेखा के पहले हम थोड़ा बता दे बच्चे
कि 0 डिग्री अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? और 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर के हिस्से को कौन सा गोलार्ध कहते हैं? और दक्षिण के हिस्से को सबसे ऊपर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं, इसको उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। किस ध्रुव के नाम से जानेंगे? और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानेंगे। याद रखेंगे बच्चे, अक्षांश रेखा पे सूर्य की किरणें जो विषुवत रेखा होती है ना, इस पर बिल्कुल सीधे पड़ती है, और जैसे जैसे ये दूरी होते जाएगा सूर्य की किरणें काफी तिरछी जाने लगती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें ठीक से पहुंच ही नहीं पाती है। यही कारण है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर सालों भर बर्फ जमा रहता है, वहां हमेशा ठंडी रहती है और हमेशा बर्फ जमा रहता है। लेकिन अगर भूमध्य रेखा की बात करेंगे, विषुवत रेखा की बात करेंगे, तो यहाँ पर सालों भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ काफी गर्मी रहती है। समझ में आ गया? तो बोलो, सबसे ज्यादा गर्मी किस रेखा पे रहेगी? सबसे ज्यादा ठंड कौन से रेखा पे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इतना ध्रुव समझ गए हम लोग। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध समझ गए बच्चे। अक्षांश रेखा समझ गए, मकर की रेखा समझ गए, मकर रेखा समझ गए। अब हम बोले, अब अलग रेखा बोलने जा रहे हैं, देशांतर रेखा। कौन सी रेखा बच्चे? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। उत्तरी ध्रुव से लेकर और दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? पूरब से पश्चिम जो रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा, और उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। भूलेगा नहीं मेरे साहब? इस रेखा को देखो कैसे खींचते हैं। उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक ये रेखाएं ऐसे खींची जाती है। जैसे प्याज देखे हो ना बच्चे, ये देख लो हम कैसे खींच रहे हैं, ऐसे। उसी प्रकार यहाँ भी रेखा खींचेंगे तो ये रेखाएं ऐसे आ रही है। खूब बढ़िया, ठीक से समझ रहे हो सब? ये रेखाएं जो होती है, तो देखो 90 रेखा इधर और 90 रेखा इधर, 180 हुआ, ये सामने दिखता है। अब पीछे ये 90 तो सामने दिख गया, ठीक है ना? अब पीछे भी पलट देंगे तो 90 रेखा होगी। तो कुल मिलाकर देशांतर रेखा की संख्या होती है 360। याद करो बच्चे, जैसे कि ये हमारी क्या हो गई जी? पृथ्वी हो गई। इस पृथ्वी पर ये जो ऊपर से नीचे की तरफ ये जो रेखा खींची जा रही है उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो इन सभी रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और ये पूरब से पश्चिम जो रेखा खींची गई है, ऐसे जो खींची गई है बच्चे, इसको हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। समझ में आ रहा है? तो अब हम इसको आगे समझेंगे बच्चे कि यह हमारी जो देशांतर रेखा है, देखो ये मोटी रेखा हम यहाँ खींच रहे हैं, देखिए हम लोग, तो यह भी हमारे देशांतर रेखा जो है, बीचों बीच जो रेखा खींचते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर चारों तरफ रेखा खींची जाती है, लेकिन वह रेखा एक मानक रेखा मान ली जाती है पूरे विश्व। चलो बच्चे, तो हम बात कर रहे हैं अभी देशांतर रेखा की बात हम कर रहे थे कि जिस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? ब्रिटेन से। कौन सा देश? किस शहर से गुजरती है? लंदन से। लंदन के पास में जगह है बच्चे। अब देखो, इस 0 डिग्री देशांतर के दाहिने तरफ के देशों को हम कहते हैं पूर्वी देशांतर। अरे समझ में ना? और इसके बाएं हिस्से को हम क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर। क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर। इस तरीके से अगर हम भारत की बात करें और पूछें कि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है कि पश्चिमी देशांतर में? पूर्वी देशांतर। बता लोगे तुम लोग? और यह 0 डिग्री अक्षांश ये हो गया बच्चे, ठीक है ना? मैं कहूंगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में? अर्थात भारत की जो स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। समझ में आ गया बच्चे? याद रखेंगे, 0 डिग्री देशांतर से दाहिने तरफ आने पर समय बढ़ता है। समय क्या होगा जी? बढ़ता है। और इसके बाएं तरफ आते हैं तो समय हमारा घटता है। याद रखेंगे, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है।
कितना मिनट? अब देखो जैसे ये हो गया ना, एक देशांतर पार करने में सूर्य की किरणें यहाँ पे जब पड़ती है बच्चे, तो एक देशांतर जब ये पार करेगी माने घूम जाएगी, तो इस तरीके से एक देशांतर जब ये घूमेगी तो कितने मिनट का समय लेगा? 4 मिनट। तो इस तरीके से हमारा जो भारत है बच्चे, यहाँ इलाहाबाद नैनी से एक देशांतर रेखा गुजरती है। यह डिग्री के रूप में कहा जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन देशांतर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो रेखा गुजरती है वह भारत में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी। कौन सा जगह है? नैनी से वो रेखा गुजरती है। जैसे ये ग्रीनविच ब्रिटेन देश के लंदन शहर के ग्रीनविच जगह से गुजरती है, वैसे ही हमारे देश में मानक रेखा कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी जगह, इसे मानक समय माना जाता है बच्चे। तो एक देशांतर पार करने में समय लगता है 4 मिनट। कितना समय लगता है जी? तो बता सकते हो 82.5 देशांतर, 82.5 का मतलब क्या समझेंगे? 82.5 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा बता सकते हो? क्या करेंगे? 82.5 में 4 से गुणा कर देंगे बच्चों। और जब गुणा करते हैं तो देखो 4 × 5 = 20 का 0, फिर 4 दूनी 8, 2 10 का 0, 8 से 32 और 1 330 मिनट का समय लगेगा बच्चे, याद रखेंगे। माने ग्रीनविच से 330 मिनट का समय हमारे यहाँ आगे रहता है, इधर बढ़ता है समय इसलिए आगे मानेंगे। अब 330 मिनट को हम घंटा और मिनट में बदलते हैं। ध्यान दो, उसको देखो, इधर बोलो, यहाँ ध्यान दो बच्चे। 330 मिनट को जब घंटा बनाना होगा तो 60 से भाग देंगे, 6 × 5 ये कट गया बच्चे, नीचे आया 30, माने 5 घंटा। ये होता है घंटा और नीचे बच गया क्या? माने 5 घंटा 30 मिनट। अर्थात भारत का जो समय है वह लंदन के समय से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे। तो देशांतर रेखा जो है वो समय को बताता है। तो किस चीज को बताएगा जी? तो इस तरीके से समझ लो कि हमें बताता है कि हमारे देश का जो समय, अगर लंदन में इस समय अगर 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ क्या बज रहा है? 5:30। 12 में 5.5 घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5। 12 × 5 = 17, 17.5। हम लोग 12 घंटा पर अगर समझो कि काउंट करते हैं AM PM करके तो हमारे यहाँ होगा 5.5। अब देखो इधर है अमेरिका, यहाँ देख लो, इधर कौन जगह है जी? ये अमेरिका है। तो अमेरिका अगर 5.5 घंटा पीछे समय उसका हो गया, देख रहे हो ना तुम लोग। अगर 80-82 डिग्री पश्चिम में ये है तो उसमें भी 80-82 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 घंटा आ जाएगा। तो यहाँ से 5.5 घंटा ये पीछे हो गया और हम लोग 5.5 घंटा आगे। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ दिन है ना तो अमेरिका में रात होगा, हमारे यहाँ 12 बजे दिन है तो वहाँ 12 बजे क्यों रात है? पता चल गया बच्चे, क्योंकि उसका समय पीछे जाता है इधर से और हमारा समय आगे जाता है। तो अब आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक हमने बताया कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को कौन कौन सी रेखा बांटती है, अक्षांश रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नोट्स मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम लोग उसको फेयर करके अब तब हम अगले क्लास में जाएंगे। ओके, ठीक है बच्चे।